हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फिर हम एक नए एक्ट के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास। ये जो है ये एक्ट है द छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005। अब देखिए क्यों इस एक्ट की जरूरत पड़ी, पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस में जाएंगे। तो देखिए एज अ सोसाइटी यदि हम पूरे पूरे समाज के तौर पर देखें तो बहुत सारे सुपरस्टिशन हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है? अंधविश्वास प्रिवेल करते हैं। अंधविश्वास, बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, तो कोई या बाहर निकलते समय कोई शुभ काम करने के पहले दही चीनी खा के जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे सुपरस्टिशन है जिसमें किसी का भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। जैसे चीनी शक्कर और दही खा के जाने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत बार हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे सुपरस्टिशन भी प्रिवेल करते हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या होता है, किसी एक समाज के तबके का, कोई समाज के वर्ग का, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। उन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्हें एक स्टीरियोटाइप किया जाता है, अरे ये टोनी है, ये जादू वाली है, ये काला जादू करती है। तो इस तरीके से जो काम किए जाते हैं उस सुपरस्टिशन की वजह से इस पूरे के पूरे क्लास या ग्रुप को क्या करना होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्या ये समाज में आम लोगों के साथ रह सकते हैं? उन्हें नहीं मिलती है। यदि आप घर खोजने जाओ तो घर नहीं मिलेगा रेंट के लिए। इसके अलावा इन्हें बहुत तरीके से शारीरिक तौर पर, कई बार आप देखोगे इन्हें फिजिकल हरासमेंट किया जाता है, मारा पीटी की जाती है। कई बार इतना ज्यादा इशू हो जाता है कि मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे समाज में भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखोगे कि वो उनके अंधविश्वास की वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट अपने जीवन में फेस करना पड़ा है। इसी वजह से ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो कुछ पीपल हैं जिनको कहा जाता है वो टोनी है। टोनी मतलब क्या है? जो माना जाता है वो समाज के वर्ग, ऐसे लोग या एक पर्टिकुलर किसी जाति के लोग जो टोनहा जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, जो जिनकी नजर बुरी होती है, ब्लैक आई, ठीक है, इविल आई, काली नजर, ठीक है, नजर लगा देते हैं, ऐसे सब इन्हें कहा जाता है। और इनका ये क्यों करते हैं ऐसा? ताकि ये किसी की हानि पहुंचा सके। और इस वजह से ये जो पूरा का पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, आप देखोगे उनका जो समाज में स्टेटस है बहुत नीचे है। समाज में इन्हें लोग क्या करते हैं, बॉयकॉट करके रखते हैं। ये अपना आम जीवन शैली जैसे हम और आप जीते हैं वैसे नहीं जी सकते। यही जो है, इस पूरी की पूरी प्रथा को कैंसिल करने के लिए, इस प्रथा से लोगों को रोकने के कारण ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, अब देखो समझते हैं। सबसे पहले जो हर सेक्शन 1 होता है वो क्या होता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट कहां पर? छत्तीसगढ़ का एक्ट है तो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में ही ये एक्ट लगेगा। सेकंड जो होता है अभी तक हम देख चुके हैं, परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन। तो सबसे पहले अपन टोन ही जो एक्ट में लिखा गया है, उस वर्ड टोन ही का मतलब क्या है? तो टोन ही क्या हो सकता है? किसी भी नाम से टोनी, या हो सकता है डायन या टोनहा, ऐसे किसी भी नाम से यदि किसी पर्सन को डेजिग्नेट किया जाएगा। लॉ की भाषा में आपने देखा होगा पर्सन के साथ ब्रैकेट में एस लगा दिया जाता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक पर्सन और एक से ज्यादा पर्सन्स, ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी एक ग्रुप को, एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को कहा जाता है कि वो क्या करता है, वो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, जानवरों को हानि पहुंचा सकता है, या कोई भी लिविंग बीइंग यानी कोई भी जीवित वस्तु को हानि पहुंचा सकता है। कैसे हानि पहुंचा सकता है? ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है, इविल आई, नजर लगाना, या किसी भी इस प्रकार के टोनहा जादू के माध्यम से यदि किसी एनिमल को, ह्यूमन को या कोई भी लिविंग बीइंग को एक पर्सन या पर्सन्स हानि पहुंचा सकते हैं, उसे हम कहते हैं टोनही। ठीक है, इन्हें अलग अलग नाम से, कोई भी दूसरे नाम से बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो है यही रहेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या होगा? जो इस टोनही को आइडेंटिफाई करेगा।
ठीक है, तो जैसे मान लो ये जो पर्सन है इसे डेजिग्नेट किया गया कि ये जो है ये टोनही है, तो इस पर्सन को टोनही का टैग किसने दिया, कौन कहने लग गया कि ये टोनही है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मतलब इसने इसकी पहचान करी, तो इसको पहचान कराने वाले पर्सन को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। बात समझ में आई? तो एक आइडेंटिफाई कैसा पर्सन होगा, जो खुद अपना खुद ब खुद बताया कि ये टोनही है, या तो उसने किसी और पर्सन से निकलवाया कि ये टोनही है, या फिर क्या हो सकता है वो किसी माध्यम से लोगों को इंडिकेट करता है कि ये टोनी है, चाहे वो जेस्चर दिखा दे ये टोनी है, चाहे वो लिखित या कुछ बोलबाल से किसी भी तरीके से एक किसी पर्सन को टोनी को आइडेंटिफाई करता है, तो वो कहलाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों प्रॉब्लम है, मतलब यही समाज का वो पर्सन है, ठीक है, जो बोलता है कि भैया ये टोना जादू कर रहे हैं, तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट का हकदार होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, यदि कोई आइडेंटिफायर किसी पर्सन को टोनी आइडेंटिफाई करता है तो उसे 3 साल तक की सजा मिल सकती है प्लस फाइन तक मिल सकता है, 3 साल का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। बात समझ में आई? तो आइडेंटिफायर वो पर्सन है जो खुद ब खुद या किसी और पर्सन के माध्यम से या तो शब्दों में कहकर या लिखित या किसी भी जेस्चरल इंडिकेटर से इंडिकेट करता है कि ये टोनी है, और ये जो पर्सन है 3 साल तक की सजा और फाइन तक, जुर्माना तक के लिए इस लॉ के अंडर पनिश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओझा। ओझा जो है एक्चुअली एक कम्युनिटी होती है जो छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर होते हैं ना, वो वाला इन्हें कहा जाता है। तो ओझा कम्युनिटी जो है, इस एक्ट के रेफरेंस में क्या कहा गया है, ऐसा पर्सन जो खुद को मानता है कि वो क्या कर सकता है, वो किसी टोनही के जादू को ठीक कर सकता है, नंबर 1, टोनही को खुद ठीक कर सकता है, नंबर 1, पहले समझो, टोनही के जो हरकतें हैं उसे ठीक कर सकता है, उस टोनही को ठीक कर सकता है, या टोनही के द्वारा जो पीड़ित जानवर हो, पीड़ित मनुष्य है, उसे भी ठीक कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे ओझा। बात समझ में आई? तो ओझा एक ऐसा पर्सन है जो टोनही को या टोनही के द्वारा जो इंपैक्टेड पुरुष या महिला है, कोई भी जीवित वस्तु है, उसे ठीक कर सकता है, और यह क्लेम करता है कि हम टोनही को बिल्कुल शक्तिहीन बना देंगे, ठीक है, पावरलेस बना देंगे। तो अब ये भी क्या होगा, इस एक्ट के अंदर क्या होगा, ये भी क्राइम होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि टोना जादू तो कुछ है ही नहीं, ये एक तरीके से अंधविश्वास है। तो जो इंसान की वल्नरेबिलिटी है, इंसान क्या है, टोना जादू के नाम पर एक सोसाइटी के तबके को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था, और ये जो लोग हैं ये इसी को बढ़ावा देके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो। बात समझ में आई? तो ओझा कोई महान काम नहीं करा इस एक्ट के अंदर, ओझा एक फॉल्सली एक्यूज्ड पर्सन है। देखिए, अब दोनों में अंतर समझिएगा, मैं ओझा वो ओझा की बात नहीं कर रहा हूं जो एक्चुअली में कम्युनिटी लेवल पर ट्रीट करता है, जो लोकल लेवल पर जो डॉक्टर रहता, उसकी बात नहीं करें। इस एक्ट के अंदर ओझा को ऐसे डिफाइन किया गया है जो टोनी को या टोनी से जो इंपैक्टेड पर्सन है उसे ठीक करने का दावा ठोकता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसी वजह से ये क्राइम एक्ट, क्रिमिनल माना जाता है इस एक्ट के अंदर। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करेंगे डैमेज, यानी कि हानि। तो हानि किस प्रकार की हो सकती है? हानि हो सकता है फिजिकल हो, यानी कि शारीरिक हो, या तो मेंटल हो, मानसिक हो, या तो इकोनॉमिक हार्म हो। आप किसी को टोनी का टैग दे दो, टोनी मान लो, तो क्या होगा, उसे जीवन में काम नहीं मिलेगा, रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो आर्थिक जो हानि पहुंचेगी। शारीरिक, कई बार टोनी समझ के मारा पीटी कर दिया जाता है। मेंटल, ये सारी प्रताड़ना की वजह से जो उसके मानसिक प्रभाव में अंतर पड़ेगा, मानसिक लेवल पर जो उसके दुर्गति मचेगी, वो सारे इंपैक्ट को डैमेज के अंदर या हानि के तौर पर नापा जाता है। तो यदि कभी भी फाइन ठोका जाएगा, जब कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब फाइन ठोकेगा इसके अंदर, तो वो फाइन किस आधार पर देखा जाएगा कि उस टोनी को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और उसकी मानसिक और फिजिकल स्थिति में क्या क्या अंतर पड़ा है। बात समझ में आई? यही होता है डैमेज, इसी तरीके से फाइन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 क्या बोलता है
किसी अन्य कानून के उल्लंघन में कोई कार्य ना करे। मतलब यार सिंपल सी बात है, होता क्या है कि यदि कोई और कानून के भी प्रावधान यहां पर लग रहे हैं तो वो भी यहां पर लगेंगे। ये जो एक्ट है इसके जो पनिशमेंट है, बाकी सारे प्रावधान है उस एक्ट के ऊपर लगेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टोनी। यदि कोई किसी को टोनी का टैग देता है, टोनी कहकर पहचान कराता है, तो उसे 3 साल की सजा और फाइन देना पड़ेगा। लेकिन यदि टोनी का टैग दिया गया, टोनी कहलाकर पहचान कराई गई, लेकिन उस वजह से क्या हुआ, उस टोनी को हरासमेंट हुआ, यानी कि किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान हुआ, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो ये जो फाइन और सजा है बढ़ जाता है। 3 साल का जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़कर हो जाएगा 5 साल और फाइन। ठीक है, तो यदि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी टोनी को, तो इस केस में ज्यादा सजा मिलेगी, 5 साल तक की सजा मिल सकती है। किसे? आइडेंटिफायर को, जिसने टोनी की पहचान कराई थी, जिसने टोनी कहा था अरे भैया यही टोनी है, इसी के कारण हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर अलेज्ड क्योरिंग, यानी कि कथित इलाज के लिए सजा। अब देखो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये तो बस सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि टोनी ने ये किया इस वजह से मैं बीमार पड़ गया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसी धारणा को हटाने के लिए एक कानून लाया गया है कि यदि कोई ओझा क्या क्लेम करता है, क्लेम ये करता है कि जो टोना जादू हुआ था, काला मैजिक हुआ था, ब्लैक मैजिक हुआ था, जो आपको नजर लगी थी, उसे मैंने अपने तंत्र विद्या से, तंत्र मंत्र करके मैंने अपने ब्लैक मैजिक से उसे ठीक कर लिया है, यदि कोई ऐसा ओझा क्लेम करता है तो उसे भी 5 साल तक की सजा और फाइन दिया कोर्ट पेश करेगी। ठीक है, कोर्ट इतना पनिशमेंट देगी। बात समझ में आई? तो तीनों एक्ट, टोनी भी, यदि हम आगे देखेंगे कोई खुद को टोनी क्लेम करता है तो वो भी 1 साल तक की जुर्माना को करता है फेस। तो पनिशमेंट फॉर क्लेमिंग टू बी टोनी, तो यदि कोई खुद को बोलता है कि भैया मेरे से पंगा मत लेना, मैं काला जादू जानता हूं, मैं टोनी हूं, मैं टोना हूं, तो क्या करेगा, उसे भी आप देखोगे कि 1 साल तक की सजा और जुर्माना फेस करना पड़ेगा। तो टोनी कैसे कह के आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे ब्लैक मैजिक आता है, काला जादू आता है, यदि मेरे से पंगा लोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इस खुद ब खुद पब्लिसाइज करा, खुद बता रहा है लोगों को कि मैं टोना जादू करता हूं, और इस माध्यम से यदि क्या कर रहा है, कोई समाज में धमकी दे रहा है मेरे से पंगा ना लेना, समाज की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे एक्ट में क्या हो सकता है, 1 साल तक की सजा और फाइन दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस एक्ट के अंदर यदि हम पनिशमेंट की बात करें तो 3 लोग हमने अभी तक देखा, तीनों को सजा मिलेगी। सबसे पहले है, यदि सबसे पहले हम बात करें तो आइडेंटिफायर है जिसने टोनी की पहचान कराई, तो यदि सिर्फ पहचान की बात करें तो 3 इयर्स तक की जेल, और यदि इसके साथ प्रताड़ना की गई हो, जो मेंटल या फिजिकल लेवल, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, तो कितने साल तक का, 5 साल प्लस फाइन का प्रोविजन है। यदि हम ओझा की बात करें तो ओझा के लिए भी फाइन है, कितना, 5 साल प्लस फाइन का प्रावधान है। यदि टोनी की बात करें, यदि कोई खुद बोलता है कि मैं टोना टोनी हूं, मैं काले जादू से आपके साथ हार्म पहुंचा सकता हूं, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता हूं, आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता हूं, फिजिकल लेवल पर आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता हूं, तो ऐसे में भी कितना साल का, 1 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर। बात समझ में आ गई? तो तीनों के लिए पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। अब देखो ये एक्ट में एक ये बड़ा यूनिक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। देखो आईपीसी सेक्शन 302 के अंदर क्या है, 302 के अंदर ये है अटेम्प्ट टू मर्डर। अब देखो दोनों में अलग अलग नॉर्मली सजा मिलती है, यानी कि सबसे पहले आप देखोगे एक जगह जहां पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वहां पर लेट अस से 7 ईयर का इंप्रिजनमेंट मिला या और कुछ सजा मिली, लेकिन एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है, मर्डर करने की कोशिश करी लेकिन एक्चुअली में मर्डर नहीं हो पाया। ये दोनों में जो पनिशमेंट है अलग अलग प्रिस्क्राइब की गई है।
बात समझ में आती है? लेकिन ये जो प्रावधान है ऐसा इस एक्ट में नहीं है। तो नहीं जादू के एक्ट में यदि कोई काले मैजिक की जगह यानी ब्लैक मैजिक के जरिए या ओझा वाले ऑफेंस, जो तीनों ऑफेंस अभी अपन ने पढ़ा, उस प्रकार की गलतियां या क्राइम अपराध करने का प्रयास भी करता है तो भी उसे कितनी सजा मिलेगी? जितना जब उसने अपराध की होती उसी के लेवल पर उसे सजा मिलेगी। बात समझ में आई? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्ट। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। तो ये सारी जो ट्रायल है हमने देखा है, नॉर्मली जितने भी एक्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, कम से कम फर्स्ट क्लास के होने चाहिए, तभी वो इस बेसिकली इन केसेस को डील करेंगे। ठीक है, जो भी ऑफेंस रहती है वो कॉग्निजेबल रहती है, संज्ञेय रहती है। कॉग्निजेबल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, हमें कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस मिलती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कि कोई सीधा जाकर जमानत की बॉन्ड देकर, जमानत का पैसा देके बेल नहीं ला सकता। जो सरकारी वकील है यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कम से कम डिफेंड करना पड़ेगा कि नहीं सरकार, इस कोर्ट जज के सामने डिफेंड करना पड़ेगा कि मैजिस्ट्रेट आप इसे बेल ना दीजिए क्योंकि ये मेरे क्लाइंट के लिए इतना इतना हानिकारक हो सकता है। तो ये डिफेंड करना पड़ेगा और जब तक कोई डिफेंड उसकी बेल के लिए ना करे तब तक उसे बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसा देके इन्हें बेल नहीं मिल सकती। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा जो इनके बेल के जो बेल का जो एप्लीकेशन है उसे रोकने का प्रयास करेगा कोर्ट में। जब ये आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे उसके बाद ही बेल दिया जाएगा, अदरवाइज ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, गैर जमानती। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोविजंस होते हैं जैसे कि हमने बात किया है प्रोबेशन के। प्रोबेशन यानी कि क्या होता है हिंदी में? परिवीक्षा। प्रोबेशन क्या होता है? यदि कोई क्रिमिनल है, उसे जेल में रखा गया है, वो अच्छा बिहेवियर एग्जिबिट करता है। अच्छा बिहेवियर मतलब कि जेल में वायलेंस नहीं कॉज करता है, बाकी सारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस पर्सन में कुछ सुधार आ रहे हैं। तो इसी वजह से उसे फॉर द पर्पस ऑफ गुड बिहेवियर उसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोबेशन। लेकिन इस एक्ट में कहा गया है यदि कोई इस एक्ट के अंदर अपराधी घोषित किया गया है तो उसे परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन नहीं मिलेगा यदि वो 18 साल से ऊपर का हो। यानी कि ये बहुत ही कड़ा कानून है, एक बार आपको जेल की सेंटेंस हो गई तो आपको परिवीक्षा भी नहीं मिलेगी, बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोबेशन। बात समझ में आई? अच्छा व्यवहार कर लो तो भी नहीं मिलेगा। अब बार बार करते हैं कि यहां पर है फाइन की बात कर रहे हैं, जैसे कि 3 इयर्स प्लस फाइन, 5 इयर्स प्लस फाइन। ये फाइन कितना देगा? कौन देगा? तो ये फाइन तो वही देगा जो अपराधी रहेगा। वो फाइन कितना होगा वो डिसाइड करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट में बैठा रहता है। वो देखता है कि कितना फिजिकल डैमेज हुआ है, कितना मेंटल डैमेज हुआ है, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, और किसी भी प्रकार का यदि इलाज किया गया है तो उस इलाज का कितना खर्च आया है। ये सारी चीजों को देखकर वो क्या करता है? कॉस्ट निकालता है, उसके बेसिस पर फाइन लगाता है। ये जो फाइन लगाता है वो किसके बराबर है? वो क्या माना जाएगा? किस उस विक्टिम के लिए जिसे परेशानी हुई है उसे ये ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। अब ये जो ऑर्डर रहेगा कंपनसेशन, इट विल बी अवॉर्डेड टू द विक्टिम। ठीक है, पीड़ित को ही ये सारा का सारा जो कंपनसेशन है कोर्ट जैसा भी आदेश देगा वो पीड़ित में ही ट्रांसफर किया जाएगा उसके इलाज के लिए, उसके खर्च के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी सारे कोर्ट जैसे नॉर्मल होता है यार। इस एक्ट के अंदर यदि मान लो कोई भी ऑफिसर ने आदेश दिया हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सरकारी आदेश हो, तो उसमें जो सिविल न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जब मैटर केस के पास आएगा, कोर्ट के पास आएगा, तभी और तभी वो इस केसेस को एंटरटेन करेगा। ऑर्डर के बारे में कोई भी ये नहीं दे सकता। यदि किसी ने सद्भावना से यानी कि अच्छे फेथ में किसी की रक्षा करने के लिए, किसी के गुडविल के लिए काम किया है कि ताकि उसकी रक्षा हो सके, नंबर 1, ताकि वो पर्सन क्या हो सके, वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, इस प्रकार के यदि एक्ट से
कोई हानि भी पहुंची है तो भी फिर उस सरकारी ऑफिसर को, उस पर्सन को इस एक्ट के अंदर एक्यूज नहीं किया जा सकता। उसके इंटेंशंस को भी ध्यान रखा जाएगा, उसकी मंशा को ध्यान में रखा जाएगा कि भैया वो ये एक्ट क्यों करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर टू मेक रूल्स। ये तो ऑलरेडी हमने देख चुका है, ये रूल बनाने की किसके पास पावर रहता है, ये रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। जैसे ही ये रूल बनाएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कहां पर ये पेश करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक्ट था। ये जो एक्ट है आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप लिख लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम के टाइम तक भी नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल से एक्ट है, आप देख रहे होगे हम कितना डिटेल में कर रहे हैं, एंड स्टिल उसे याद करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें जो आपको याद करना है वो बस 3 साल जो इंप्रिजनमेंट है, फाइन है, कब दिया जाता है। तो जैसा हमने देखा, यदि कोई आइडेंटिफायर है उसे 3 साल की सजा मिलती है, फाइन मिलता है। यदि उसी ने क्या किया, आइडेंटिफाई करने की वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हुई, तो जो 3 साल का इंप्रिजनमेंट होता है वो अप टू 5 इयर्स हो जाता है प्लस फाइन। और वही जो प्रावधान है, टोनी खुद को आइडेंटिफाई करता है तो 1 साल तक की सजा मिल सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। ओझा को भी 5 साल तक की इंप्रिजनमेंट और फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान ही है। बाकी टोनी क्या होता है, हम सब आम भाषा में जो समझते हैं उसी भाषा को हम एक अच्छे से वर्ड में फ्रेम करके लिखना है। आइडेंटिफायर क्या होता है, ओझा क्या होता है, और बाकी सारे प्रावधान तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस एक्ट के साथ हमने एक और महत्वपूर्ण एक्ट छत्तीसगढ़ का खत्म कर लिया है। कल फिर हम मिलेंगे और एक नया एक्ट लेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।